इस वीडियो में हम आँख के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आई, सेंस ऑफ विजन है ये। आप सब ने अपनी आँख यकीनन आईने में, शीशे में कई दफ़ा देखी होगी और आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि हमारी आँख जब हरकत करती है तो दोनों आंखें एक डायरेक्शन में हरकत करती हैं। अगर आप राइट देख रहे हैं तो आपकी दोनों आंखें राइट जा रही होंगी, अगर आप लेफ़्ट देख रहे हैं तो आपकी दोनों आंखें लेफ़्ट जा रही होंगी। तो आँख इस तरह से डिज़ाइन की है कि ये एक ही तरफ मूव करती है, मुखालिफ सिमतों में नहीं। और आपकी आँख की ये जो एक बॉल शेप में है, इसको मसल्स ने 6 मसल्स ने थाम कर रखा हुआ है और उसी की वजह से ही आप हर डायरेक्शन में देख पाते हैं। आँख का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसे आपने सुना होगा कान का एक पर्दा होता है, ऐसे ही आँख का भी एक पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उर्दू में शिपकिया कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जाके तस्वीर बनती है, अक्स बनता है, या इंग्लिश में हम कहेंगे तो इमेज बनता है। इससे पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे आँख के जो हम पढ़ेंगे, ये आखिरी स्ट्रक्चर होता है आँख का, रेटिना। इससे पहले जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे उन सब स्ट्रक्चर से लाइट सिर्फ गुजर रही होगी, लेकिन जो तस्वीर या अक्स बनेगा वो रेटिना के ऊपर बनेगा और रेटिना के ऊपर अक्स बनता भी उल्टा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो अक्स उल्टा जो होता है वो सीधा कैसे होता है। जैसे ये स्क्रीन इस वक्त आपके सामने, आपके रेटिना के ऊपर इसकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, तो वो सीधा कैसे होता है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। पेज नंबर 46 पर इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। शक्ल नंबर 4.1 में डायग्राम है और इसमें आई के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है और लेबल भी किया हुआ है। मैंने पेज नंबर 46 के राइट साइड पे एक बॉक्स में 10 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। इस सीक्वेंस से आपकी आँख के अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 1 कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व। इसी सीक्वेंस से हम इन स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? कॉर्निया। अब जब आपने अपनी आँख को शीशे में देखा तो आपको अपनी आँख के एक सेंटर में तो एक आई बॉल नज़र आता है काले रंग का, और इसकी बाकी जो आई है वो वाइट होती है। एक्चुअली में ये एक जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जो वाइट पार्ट है उसको सिलरा कहते हैं, और जो सेंटर्स में आई बॉल वाला पार्ट है ये वही एक ही लेयर है, वो साइड से वाइट है और सेंटर में ट्रांसपेरेंट है। जो आई बॉल के ऊपर आ रही है वो ट्रांसपेरेंट है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट इसलिए है ताकि यहाँ से जो लाइट है वो एंटर हो सके। आप देखें ट्रांसपेरेंट चीज़ से लाइट कैन पास थ्रू इट, लेकिन अगर ओपेक है चीज़ तो वहाँ से उसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। तो कॉर्निया जो है वो आँख का बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल शफाफ हिस्सा है। कॉर्निया के पीछे एक्वस ह्यूमर होता है। ये ह्यूमर पानी को भी कहते हैं, केमिकल को भी कहते हैं, लिक्विड को भी कहते हैं। ये जो 2 तरह के ह्यूमर्स हैं आपकी आँख में, एक लेंस के पीछे है और एक ही कॉर्निया के पीछे। इन दोनों का काम आपकी लेंस की शेप को मेंटेन करना है, उसकी वो जो स्फेरिकल शेप है, गोलाई है, उसको मेंटेन करना है। कॉर्निया के पीछे, या आप कह लें एक्वस ह्यूमर, और उसके पीछे आइरिस है। आइरिस क्या है? ये जो आपकी आई बॉल का कलर है ना, इसको आइरिस कहते हैं। यानी कि आइरिस गिव्स कलर टू योर आई। आइरिस, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि हमें जो कलरफुल चीज़ें नज़र आती हैं वो ड्यू टू आइरिस आती हैं। नहीं, ये जो आपको अपनी आँख का कलर्ड पार्ट नज़र आ रहा है, किसी का ग्रीन आइज़ होती हैं, हम कहते हैं इसकी ग्रीन आइज़ हैं, इसकी ब्लू आइज़ हैं, हेज़ल आइज़ हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है। ये जो कलर आप कहते हैं ना अपनी आँख का, ये एक्चुअली में जो आपको नज़र आ रहा होता है ये आइरिस है, ये स्ट्रक्चर आइरिस है। अगर आप अपनी आँख को शीशे के अंदर गौर से देखें तो आपको अपनी इस आई बॉल के अंदर भी एक होल नज़र आता है, एक सुराख नज़र आता है। उस सुराख को प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल जो है अपना साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर रोशनी बहुत ज़्यादा है
तो इसका मतलब कि रोशनी बहुत ज़्यादा उस होल में से जा सकती है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है, तो ये प्यूपिल अपना होल का साइज़ छोटा कर देता है। और अगर रोशनी बहुत कम हो, इसका मतलब साइज़ छोटा हुआ है प्यूपिल का, रोशनी कम जाएगी, तो प्यूपिल अपना साइज़, अपने होल का साइज़ बड़ा कर लेता है। इनकी डिपेंडिंग ऑन लाइट प्यूपिल अपना साइज़ छोटा या बड़ा कर लेता है। अगर आप रात को अंधेरे में देख रहे हैं तो आपके प्यूपिल का साइज़ ज़ाहिर है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी कम होती है, तो ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों में जा सके और आप सही तरह से देख सकें, इस वजह से प्यूपिल अपना साइज़ बड़ा कर लेगा। अगर आप धूप में हैं, बाहर बैठे हैं, ग्राउंड में हैं, तो आपके प्यूपिल का साइज़ छोटा होगा, क्योंकि ब्राइटनेस है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी आंखों में जाएगी, तो उससे आपकी आंख डैमेज हो सकती है, इसलिए प्यूपिल अपना साइज़ छोटा कर लेगा। तो साइज़ छोटा करने को कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं और साइज़ बड़ा करने को डायलेशन कहते हैं। तो ये आँख का पहला स्ट्रक्चर है जो अपने आप को चेंज करता है, अपने साइज़ को चेंज करता है। अच्छा, अब इस प्यूपिल के पीछे अगर आप डायग्राम में भी देख रहे हो तो लेंस होता है। लेंस भी अपने आप को चेंज करता है। प्यूपिल लाइट की बेस पे अपने आप को चेंज करता है, लेंस अपनी शेप चेंज करता है। किस बेस पे? अगर आप करीब की चीज़ देख रहे होंगे तो आपका जो लेंस है वो कन्वेक्स शेप में आ जाएगा। आप देखें पेज नंबर 46 पे मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया भी हुआ है, दरमियान से मोटा और साइड से बारीक। और अगर आप दूर की चीज़ देख रहे हैं तो आपके लेंस की शेप जो है वो कनकेव हो जाएगी, सेंटर से बारीक और साइड से मोटा। अब अगर आपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है पास रखी हुई है तो यकीनन आपका शेप कन्वेक्स लेंस में, अगर आप दूर जो आपके कमरे की दीवार है उस पर देखेंगे तो आपके लेंस की शेप कनकेव हो जाएगी। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है आँख का जो अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। प्यूपिल अपना साइज़ चेंज करता है लाइट की बेस पे, और लेंस अपनी शेप को चेंज करता है इस बेस पे कि आप करीब की चीज़ देख रहे हैं या आप दूर की चीज़ देख रहे हैं। लेंस आपने सुना होगा, इसमें डिफेक्ट भी आ जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी है, तो लेंस जो है फिर वो चेंज करवा लिया जाता है। इसी तरह कॉर्निया में भी इशू आ जाता है, तो कॉर्निया भी रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। उसके बाद लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर भी अगर आप देखें तो ये लेंस के साइड्स पर ही होता है और लेंस की शेप को या आई की शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, अब पेज नंबर, इसके बाद हमने रेटिना पढ़ना है, लेकिन आप पेज नंबर 47 पर आएँ तो टॉप पे लिखे हुए हैं आँख के गिलाफ, लेयर्स ऑफ आई। एक्चुअली जब हम आई को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि आँख की 3 लेयर्स हैं, क्योंकि आपकी बुक में इसको मिड में एक्सप्लेन किया हुआ, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आँख के स्ट्रक्चर को जब भी स्टडी किया जाता है, अगर आप ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हो या किसी इंग्लिश की बुक में देखें, तो उसमें हमेशा लेयर्स ऑफ आई में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है। आँख की 3 लेयर्स होती हैं, सिलरोटिक कोट, कोरोइड कोट और रेटिनल कोट। उर्दू में बैरूनी सख्त और सफ़ेद पर्दा, उरुकी पर्दा और जालदार पर्दा। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक आपने पढ़े हैं विट्रस ह्यूमर तक, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर किस लेयर में आता है ये मैं आपको बता देती हूँ, और फिर हम आगे अपना स्ट्रक्चर्स अपने कंटिन्यू करेंगे रेटिना से। ये जो 3 लेयर्स हैं, इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सिलरोटिक कोट का काम ये होता है कि आपकी आँख को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर होती है सिलरा, जो वाइट पार्ट होता है, या आँख की हिफाजत करता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है कोरोइड कोट, ये आपकी आँख को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें कोरोइड आ जाता है। कोरोइड इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आपकी आँख को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, और इसमें आइरिस होता है। यानी कि लेंस और प्यूपिल किसी भी लेयर में का पार्ट नहीं है। अगर आप डायग्राम देखें पेज नंबर 46 पर, तो उसमें भी आप देखें कि 3 उन्होंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो हर सर्कल है वो एक लेयर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब देखें 3 कलर्स हैं ना, एक अब ये ब्लैक है या ग्रीन है, जो भी आप इसको समझ लें, फिर उसके पीछे एक येलो है और फिर एक ब्लू है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। बाकी जो प्यूपिल और लेंस है ये किसी लेयर में नहीं आते। तो सिलरोटिक कोट जो है वो आपकी आंख को प्रोटेक्ट करती है। कोरोइड कोट आपकी आंख को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें खून की रगें, शरियानें होती हैं। आइरिस होता है, आइरिस आप एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आइरिस का ये काम होता है। उसके बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है रेटिना, थर्ड स्ट्रक्चर नहीं, थर्ड जो लेयर है वो है रेटिनल लेयर।
अब यहीं से हमने डिसकंटिन्यू किया था अपने स्ट्रक्चर को, तो यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जालदार पर्दा भी इसको कहते हैं रेटिना को उर्दू में। ये आँख का सबसे अंदर वाला हिस्सा है। अब ये 3 लेयर्स हैं, एक बाहर वाली लेयर, एक दरमियान वाली और ये कि सबसे अंदर वाली लेयर। ये आँख का अंदरूनी हिस्सा है, सबसे हसास होता है, इसको आँख का पर्दा भी कहते हैं। अच्छा, अब रेटिना में 2 तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स जो है वो रोड शेप के होते हैं और कोन्स जो हैं वो कोन शेप के होते हैं। रोड्स डिम लाइट में रात के वक्त आपको ब्लैक एंड वाइट या ग्रे नज़र आती हैं चीज़ें रात के वक्त, तो वो रोड्स की वजह से है। और कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट में काम करती हैं, आपको कलरफुल विजन देती हैं। तो इन दोनों का अपना अपना फंक्शन है। उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है रेटिनल लेयर के ऊपर 2 स्पॉट्स होते हैं। एक तो रेटिनल लेयर के ऊपर रोड्स हैं, कोन्स हैं, ये 2 फोटो रिसेप्टर सेल्स इनको हम कहते हैं। दूसरा, इस रेटिनल लेयर के ऊपर 2 स्पॉट्स होते हैं। एक को येलो स्पॉट कहते हैं क्योंकि वो येलो कलर का होता है, और एक को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट ये रेटिना में उस जगह होता है, आँख के बिल्कुल सामने होता है। अच्छा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसे मुस्तकीम और मखरूती खुली किसी तादाद में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ इसमें सिर्फ कोन्स जो है वो एक्सेस में पाई जाती हैं, रोड्स यहाँ पे नहीं होती। और अगर इमेज यहाँ पर लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी तो फिर उसमें बहुत अच्छा कलरफुल विजन आपको नज़र आएगा जिसमें डिटेल्स होंगी। दूसरा जो स्पॉट है वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है, इसका नाम से पता चल रहा होगा ब्लाइंड, यानी कि यहाँ पे अगर इमेज पड़ेगा तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। इस वजह से यहाँ पे अगर कोई इमेज बनेगा भी तो वो दिमाग तक नहीं जाएगा, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अच्छा, अब ये है क्यों? ये इस वजह से, आप देखें हमारे विजन का ना एक सर्कल है। आगे आप अटेंशन के टॉपिक में इस चीज़ को पढ़ेंगे। हमारी हर सेंस का ना एक सर्कल है, हम उस सर्कल में ही, यानी कि एक लिमिटेशन है। अब आपके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, हम पीछे का नहीं देख सकते, हम साइड का भी एक हद तक देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा आपने पीछे का देखना है, थोड़ा सा ज़्यादा साइड का देखना है, तो आपको अपनी गर्दन मोड़नी पड़ती है। यानी कि हमारे अपने माहौल में भी एक तरह का एक पर्दा है, हम पूरा 360 डिग्री नहीं देख सकते, हम एक ख़ास एंगल तक हम देख सकते हैं। तो वो इस वजह से है कि अगर ब्लाइंड स्पॉट ना होता तो हमें हर तरफ का नज़र आता और हमारी आँख के ऊपर बम्बार्डमेंट होती बहुत ज़्यादा स्टिमुलस की। तो ब्लाइंड स्पॉट का पर्पज़ ये है कि बहुत सी लाइट जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। इस तरह से आपकी जो है सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो फटीग इफ़ेक्ट का भी शिकार नहीं होते। अब अगर आप इसके लिए अपने हाथ को उठाएं और अपने कान के लेवल पे ले आएं और आप स्क्रीन की तरफ देखते रहें, तो कैन यू सी योर हैंड? नो। क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर आपकी आँख में एंटर हो भी रही है तो वो ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको अपना हाथ नज़र नहीं आता। उसके बाद यहाँ से आगे, क्योंकि रोड्स एंड कोन्स जो हैं ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल जैसे मैंने आपको बताया था सेंसेशन परसेप्शन की डेफिनेशन में कि रिसेप्टर सेल्स होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे नर्व्स को दे देते हैं, न्यूरॉन्स को। ऑप्टिक नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑप्टिक का मतलब होता है आई, तो आँख में जो नर्व्स हैं उनको हम ऑप्टिक नर्व्स कहेंगे। मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि रेटिना के ऊपर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। वो सीधा कैसे होता है? असल में आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि आपके ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। एक राइट ब्रेन होता है, एक लेफ़्ट ब्रेन। राइट हेमिस्फीयर भी कहते हैं और लेफ़्ट हेमिस्फीयर भी कहते हैं। जो राइट हेमिस्फीयर है वो आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए जब आप लेफ़्ट आई से देख रहे हैं तो उस इमेज ने कहाँ पे जाना है? राइट ब्रेन में जाना है, राइट हेमिस्फीयर में जाना है।
और अगर आप राइट आई से देख रहे हैं तो उसने आपके लेफ़्ट ब्रेन में जाना है। तो ये इमेजेस जब ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो जब ये क्रॉस होते हैं तो वहाँ पे ये सीधे हो जाते हैं, इसलिए ब्रेन में जब इमेज पहुँचता है तो वो सीधा हो चुका होता है या ब्रेन उसको सीधा कर लेता है। तो ये वजह होती है कि आपके रेटिना पर उल्टा अक्स बनता है। अब हम उन डिफेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि आँख में ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं। अब आपकी बुक में 3 डिफरेंट पार्ट्स में इनको एक्सप्लेन किया गया है। पहले कुछ डिफेक्ट्स कहीं हो रहे हैं, कुछ डिफेक्ट्स किसी और पेज पे हैं और फिर कुछ डिफेक्ट्स किसी और पेज पे हैं। तो हम इस वीडियो में इन सबको एक ही दफ़ा में पढ़ लेंगे और मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी ताकि आप उन पेजेस पे जाके इनको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले मायोपिया, करीबुल नज़री और बईदुल नज़री हाइपरोपिया, ये 2 डिफेक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पेज नंबर 50 के ऊपर। मायोपिया, करीबुल नज़री, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं इसको। नियर साइटेडनेस में ये होता है कि आपको करीब की चीज़ें तो नज़र आती हैं लेकिन आपको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। यानी कि जिन लोगों की दूर की नज़र ख़राब होती है उसको हम क्या कहेंगे, वो करीबुल नज़री है। अब होता क्या है कि अब उनको सिर्फ करीब का क्योंकि नज़र आ रहा है इसलिए करीब से करीबुल नज़री है, तो उनका लेंस मोटा तो हो जाता है, उससे वो करीब की चीज़ें तो देख पाते हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं जिसके लिए लेंस ने पतला होना है तो वो शेप जो है वो लेंस अटेन नहीं कर पाता। इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो लेंस अपनी शेप चेंज करते हैं, अकोमोडेशन। तो वो अकोमोडेशन जो है लेंस वो अचीव नहीं कर पाता, यानी कि लेंस पतला नहीं हो पाता। इस वजह से दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती और जो शिबी बनती है दूर की चीज़ों को जब हम देखें, जब आप दूर का देखेंगे, ऐसा इंसान जब दूर का देखेगा तो उसकी जो शिबी बनेगी उन चीज़ों की जो वो देख रहा है या जो अक्स बनेगा वो रेटिना से ज़रा पहले बन जाएगी, उस वजह से उसको साफ नज़र नहीं आएगा। तो इसका इलाज ही होता है, आपको पता ही है कि जिनकी नज़र कमज़ोर होती है दूर की, वो फिर लेंस इस्तेमाल करते हैं या फिर वो ऐनक लगवा लेते हैं। जो हाइपरोपिया है, बईदुल नज़री, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपको करीब की चीज़ साफ नज़र नहीं आएगी और बईदुल नज़री क्योंकि इसका नाम है तो बईद यानी कि दूर का आपको साफ नज़र आएगा। तो इसमें क्या होगा, दूर का देखने के लिए लेंस ने पतला होना होता है, तो लेंस पतला होगा और जो दूसरी शेप है जो करीब की चीज़ों को देखने के लिए चाहिए होती है वो लेंस नहीं अचीव कर पाएगा। इस वजह से आपको करीब का जो है वो देखने में मुश्किल होगी। ये डिफेक्ट के साथ आपको लोग बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादा जो ओल्ड एज में होते हैं वो होते हैं जिनकी करीब की नज़र ख़राब होती है, वो उसको बईदुल नज़री कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो शबी बनती है करीब की चीज़ों की वो ज़रा आगे जाके रेटिना पर आगे जाकर बनती है। और इसको भी आपको पता है कि लेंस भी ऐनक इस्तेमाल करते हैं, एक ख़ास उसकी मुनासिब मिकदार का अच्छा उसमें इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह नज़र ठीक हो जाती है। उसके बाद आगे हम चलते हैं पेज नंबर 54 पर, कुछ और डिफेक्ट्स भी दिए गए हैं, कलर ब्लाइंडनेस, और पेज नंबर 55 पर नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये नंबर 3 डिफेक्ट है, रंग कोरी भी कहते हैं इसको, उर्दू में कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंड भी कहते हैं। आपने सुना होगा शायद इसके बारे में। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है जिनको कलर्स नज़र ना आते, उनको वैसे चीज़ें नज़र आती हैं, सब कुछ उनके लेंस बिल्कुल ठीक होता है, उनको करीब की दूर की चीज़ें नज़र बिल्कुल सही आती हैं जैसे काम इंसान को आती हैं, बस उनको रंग नज़र नहीं आते। अब रंग नज़र इसलिए नहीं आते कि जो कोन जो है हमारी वो 3 रंग की होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उनकी उन 3 कोन्स में से जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, 3 तरह की कोन्स हैं, इनमें से कोई 1 या 2 इनकी ठीक तरह से काम नहीं कर रही होती या मिसिंग होती हैं, उस वजह से इनको ठीक नज़र नहीं आता। अब कलर ब्लाइंडनेस भी 2 तरह की होती है, एक टोटल कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसमें किसी भी कलर की कोन नहीं होगी, और पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, इन 3 कोन में से कोई 1 या 2 सही तरह से काम नहीं कर रही होंगी। तो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस के जो लोग होते हैं उनको कुछ कलर्स नज़र आएंगे और कुछ नहीं नज़र आएंगे, और जो टोटल कलर ब्लाइंडनेस उनको टोटली कोई कलर, मुकम्मल तौर पे कोई कलर नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा, अब आगे उन्होंने आपको एक टेस्ट भी दिया हुआ है कि अगर इस सर्कल में आपको 48 लिखा नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है।
ये जो डिफ़ेक्ट है ये ज़्यादा मर्दों में होता है। आपने देखे ख़वातीन तो पिंक के इतने शेड्स हैं जिनको पहचान लेती हैं, ब्लू के इतने शेड्स, ग्रीन के इतने शेड्स होते हैं जिनको पहचान लेती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं उनको बड़ी मुश्किल हो रही होती है कोई ग्रीन भी एक कलर को आइडेंटिफाई करने में या ब्लू को। तो मेल्स में ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। और कलर ब्लाइंडनेस से आपको थोड़े से आप हैंडीकैप भी हो जाते हैं। वो इस तरह से मजबूरी हो जाती है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल्स नज़र नहीं आते, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, उस वजह से गाड़ी चलाना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। दूसरा जो रीज़न बनती है हैंडीकैप होने की वो ये होती है कि आप मंजर से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, आपको कलर्स नज़र नहीं आते, आपको सीनरीज नज़र नहीं आती, आपको जैसे स्प्रिंग में डिफरेंट रेनबो कलर्स के फ्लावर्स होते हैं वो नहीं देख पाते। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपको कलर्स नज़र नहीं आते। और जो हाइपरोपिया मायोपिया था उसमें लेंस अपनी शेप दूसरी वाली अचीव नहीं कर पाता, उस वजह से आपको नज़र ठीक नहीं आता। कलर ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं है। और उसके बाद जो फोर्थ है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, शबकोरी, जिसमें क्या है रोड्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं या वो सही तरह से काम नहीं करते, इस वजह से इंसान कम रोशनी में नहीं देख पाते, यानी कि रात होते ही उनको फिर नज़र नहीं आता। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो रोड्स हैं वो आपको डिम लाइट में हेल्प करते हैं, वीएन में देखने में आपको मदद देते हैं। तो रोड्स अगर नहीं होंगे तो फिर आप डिम लाइट में नहीं देख सकेंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ और डिसऑर्डर्स भी हैं जो कि पेज नंबर 61 पर है। आँख के नकाइस। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले करीब नजरी दूर नजरी लिखा हुआ ये हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो ग्लूकोमा है, काला मोतिया, हम इसको पढ़ते हैं। ये क्यों होता है? इससे भी वीएन जो है आपका लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये होता क्यों है? आपकी आँख में जो ये दो तरह के कीमियावी मादे हैं, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर आपने पढ़ा था, अगर इनका प्रेशर ज़्यादा हो जाए और ये प्रेशर ऑप्टिक जो नर्व है, जो नर्व सेल्स हैं आपकी आँख के अंदर, उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए तो प्रेशर पड़ने से वो नर्व जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। और आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में कि न्यूरॉन्स रिपेयर नहीं हो सकती, अगर एक दफ़ा डेड हो गई है तो बस इट्स डेड फॉर एवर। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो उस वजह से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही मैसेज जो है या जो इमेज है उसने ब्रेन तक जाना है। तो जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो फिर आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है। तो अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो फिर या ड्रॉप्स होते हैं या सर्जरी या जो भी इसका ट्रीटमेंट अगर करवा लिया जाए तो आप ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। उसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म, लामास्कियत। अच्छा, ये क्यों होता है? ये अगर कॉर्निया या लेंस की शेप जो है ना वो ख़राब हो जाए, जो उनकी इरेगुलर हो जाए, जो उनके एक कर्वेचर है वो अगर ख़राब हो जाए तो फिर मतलब लेंस आपका स्कैटर हो गया है तो फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा सही तरह से लाइट को, उसके ऊपर लाइट सही तरह से फोकस नहीं हो पाएगी और ऐसे लगेगा जैसे आप एक बिखरा हुआ कोई इमेज देख रहे हैं। तो बच्चों में अगर ये मर्ज़ पैदा हो तो उनको फ़ौरन लेंस लगा देने चाहिए या जो भी ऐनक है वो लगा देनी चाहिए। उसके बाद भैंगापन, स्क्विंट आइज़, या आपने अपने इर्द गिर्द देखी भी होंगी जिनकी एक आंख कहीं और देख रही होती है और दूसरी आंख कहीं और देख रही होती है, उनकी अलाइनमेंट आइज़ की ठीक नहीं होती, दे आर नॉट, बोथ आइज़ आर नॉट लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसकी सर्जरी से ये ठीक हो सकता है। एक्चुअली में जो आपकी आइज़ के मसल्स हैं वो वीक होने की वजह से आपकी दोनों आंखें सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपको स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो आई है वो एक डायरेक्शन में मूव करती है और उसको कुछ मसल्स ने थाम के रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो राइट लेफ़्ट एक डायरेक्शन मूव करती हैं। तो अगर वो मसल्स वीक हो जाए तो इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आप मसल स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, या इसकी सर्जरी भी होती है जिससे ये स्क्विंटनेस जो है ये ख़त्म हो जाती है। लास्ट है सफ़ेद मोतिया। इसमें क्या होता है कि जो आपका लेंस है उसके ऊपर सफ़ेद मोती बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे क्लाउडिंग हो गई है बादलों की तरह। और ये ज़्यादा उन इलाकों में जहाँ पे गर्दो गुबार ज़्यादा, जिसकी वजह से लेंस जो है वो साफ़ नहीं रहता। और जो लोग उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे मशीन्स हैं, जैसे एक्सरे मशीन है जिसमें से रेज़ निकलती हैं,
या माइक्रोवेव ओवन है उसमें से भी रेज़ निकलती हैं, तो वो रेज़ जो है वो आपकी आँख के लेंस को डैमेज करती हैं। शुगर के मरीज़ों में भी ये सफ़ेद मोतिया हो जाता है, या उम्र के साथ साथ भी कैटरैक्ट का इशू हो जाता है। तो सर्जरी से इसका 100% इलाज मुमकिन है। उसमें वो आपका लेंस चेंज कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर आपको नज़र आना बिल्कुल सही शुरू हो जाता है। तो ये डिफ़ेक्ट्स हैं, ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर लिखें, और बेहतर होगा कि आप इनको एक साथ पढ़ें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आपको ये ना लगे कि ये एक साथ क्यों नहीं है, ये कभी कहीं है कभी कहीं है। तो मैंने इस वीडियो में इसीलिए इनको एक साथ आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जहाँ जहाँ भी हैं इस चैप्टर में आप उनको एक साथ ही पढ़ लें।